Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 4 है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उस पे बेस्ड होगी ये वाली वीडियो एंड दिस वीडियो इज पार्ट 3 ऑफ योर क्लास 12th चैप्टर. पहले दो पार्ट्स मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ एंड इफ यू हैवंट वॉच दोज देन मेक श्योर आप उन वीडियोस को भी देख लें. उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो वील स्टार्ट विद दिस चैप्टर टुडे. हमने पहले वाली वीडियोस में कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की क्या हिस्ट्री थी वो डिस्कस की थी, 4Ds क्या होते हैं वो भी डिस्कस किया था, राइट. आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर देंगे. स्किज़ोफ्रेनिया डिस्कस होगा, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड और भी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड एंड आई होप आपके पेन और पेपर रेडी हैं. बाय चांस आपको कुछ नोट करने का मन करे तो, राइट. चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर के साथ. स्किज़ोफ्रेनिया. सो व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. अब आप बोलोगे कि साइकोटिक का मतलब क्या होता है, तो देखो दो टर्म्स होती है. एक होता है साइकोटिसिज्म दैट इज P और एक होता है आपका न्यूरोटिसिज्म दैट इज N. ठीक है, दो टर्म्स है हमारे पास. ये आपके सिलेबस में नहीं है बट एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट अगर आपको ये बात पता होगी तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. तो एक है साइकोटिसिज्म और एक है न्यूरोटिसिज्म. सो व्हाट इज साइकोटिसिज्म? साइकोटिसिज्म या साइकोटिक का मतलब होता है बीइंग अवे फ्रॉम रियलिटी, जिसमें जो इंसान है वो रियलिटी से अपना टच लूज कर चुका होता है और उसको उसकी क्या कंडीशन है, क्या उसको कोई डिसऑर्डर है, क्या उसको कोई तकलीफ हो रही है, उसका उसे कोई आइडिया नहीं होता. सो द पर्सन डजंट हैव अवेयरनेस ऑफ देयर ओन कंडीशन एंड दे हैव लॉस्ट टच विद रियलिटी. तो हमारा जो ये स्किज़ोफ्रेनिया वाला डिसऑर्डर होता है ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जिस भी इंडिविजुअल को स्किज़ोफ्रेनिया है, डायग्नोस्ड है, वो इंसान रियलिटी से टच लूज कर चुके होते हैं, राइट. एंड दे ऑल्सो डू नॉट हैव अवेयरनेस ऑफ देयर ओन कंडीशन, राइट. ऑन द अदर हैंड न्यूरोटिसिज्म या फिर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें इंसान का जो रियलिटी से टच है वो लूज नहीं हुआ होता एंड द पर्सन इज ऑल्सो अवेयर ऑफ देयर ओन कंडीशन. तो जैसे आपका डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर में आएंगे. व्हाई? बिकॉज द पर्सन इज वेल अवेयर ऑफ देयर कंडीशन एंड द पर्सन इज ऑल्सो इन टच विद द रियलिटी. तो ये दो टर्म्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, साइकोटिसिज्म एंड न्यूरोटिसिज्म, राइट. नाउ गेटिंग बैक टू द स्लाइड. स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंडिविजुअल की सोशल, पर्सनल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है वो डिटीरियोरेट होती है. दैट मीन्स सोशल फंक्शनिंग, लोगों से बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की, फ्रेंड्स बनाने की जो एबिलिटी है वो कम होती जाती है. ठीक है, जो पर्सनल फंक्शनिंग है, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज इफेक्टिवली कैरी आउट करना, मेंटल हेल्थ जो है वो हेल्दी रहे, वो सारी चीज़ें भी डिटीरियोरेट होती जाती हैं. ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में भी इश्यूज आते हैं बिकॉज द पर्सन इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली, राइट. तो ये है आपका एक मेजर डेफिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स, राइट. अब हम बात करेंगे सिम्टम्स कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो मेक श्योर कि ये सिम्टम्स आपके लिए हैं टू स्टडी एज अ स्टूडेंट. राइट नाउ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, तो किसी में भी जाके आप ये नहीं बोल सकते कि अरे तुम्हें ये सिम्टम दिख रहा है तो यू माइट हैव स्किज़ोफ्रेनिया. नो, दैट इज वेरी अनएथिकल. ओनली अ रजिस्टर्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इज अलाउड टू डू द डायग्नोसिस. ओके, तो जो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं वो तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड है: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड साइकोमोटर सिम्टम्स. तो क्यों डिवाइडेड है और क्या मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव और साइकोमोटर का? क्या हम ये इन्फर करें कि पॉजिटिव सिम्टम नाम है तो मतलब वो सिम्टम्स अच्छे हैं इंसान के लिए? नो. हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए सिम्टम्स को तीन पार्ट्स में, तीन ग्रुप्स में कैरेक्टराइज कर दिया. नाउ वील अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम कि क्यों उसको पॉजिटिव सिम्टम बोला जा रहा है, क्यों किसी और सिम्टम को नेगेटिव बोला जा रहा है और क्यों तीसरे सिम्टम को साइकोमोटर बोला जा रहा है. तो पॉजिटिव सिम्टम्स को हम पैथोलॉजिकल एक्सेस भी बोलते हैं. व्हाई?
इसीलिए पैथोलॉजिकल एक्सेस बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सिम्टम्स में देयर इज एन एक्सेस ऑफ योर थॉट, ऑफ योर इमोशन एज वेल एज योर बिहेवियर। तो जिस इंसान के अगर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो उसमें अगर पॉजिटिव सिम्टम्स शो होते हैं, तो उस इंसान की जो थॉट्स हैं, जो उनके इमोशंस हैं, जो उनका बिहेवियर है, उसमें कुछ ज़्यादा ही एक्सेस हो जाएगा, राइट? एन एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। तो इसीलिए हम इनको पॉजिटिव सिम्टम्स में कैरेक्टराइज कर देते हैं, बिकॉज समथिंग इज बीइंग एडेड। जो थॉट है, जो इमोशन है, जो बिहेवियर है, वो कुछ ना कहीं इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसीलिए पॉजिटिव सिम्टम्स को पैथोलॉजिकल एक्सेस भी बोला जाता है। और पॉजिटिव क्यों बोला जाता है? बिकॉज समथिंग इज बीइंग एडेड, नॉट इन अ गुड वे, क्योंकि एक्सेस ऑफ थॉट, इमोशन, बिहेवियर होना कोई इंसान के लिए अच्छी बात नहीं होती, बट दिस इज बीइंग कॉल्ड एज पॉजिटिव सिम्टम, क्योंकि हम कुछ ऐड कर रहे हैं। अब क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स के? डिल्यूजन्स हैं, ठीक है। नाउ डोंट गेट अफ्रेड कि ये डिल्यूजन है, हैल्यूसिनेशन है, भारी भारी वर्ड क्यों यूज हो रहे हैं, हमें तो पता नहीं इसका मीनिंग। अभी जो आगे आने वाली स्लाइड्स है उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यू नीड टू नो कि ये सिम्टम्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो डिल्यूजन्स है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है, स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, हैल्यूसिनेशंस है, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट है, ये सारी चीजें जो है पॉजिटिव सिम्टम में आती हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स जैसा कि आपने अभी तक पढ़ ही लिया होगा, वो पॉजिटिव सिम्टम्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, और उनको हम पैथोलॉजिकल डेफिसिट भी बोलते हैं। नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड नेगेटिव सिम्टम्स और पैथोलॉजिकल डेफिसिट? आई नो यू माइट हैव गेस्ड इट टिल नाउ, ठीक है। इनको ऐसा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिविजुअल का जो थॉट, बिहेवियर और इमोशन है, उसमें डेफिसिट होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिक्रीज होता है, कुछ रेड्यूस होता है। तो एग्जाम्पल्स क्या है? पॉवर्टी ऑफ स्पीच, की जो स्पीच है इंसान की, उसमें कमी आ रही है, ठीक है। ब्लंटेड एंड फ्लैट अफेक्ट, तो इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। तो दो तरीकों के अफेक्ट होता है। सबसे पहली बात, अफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट का मतलब साइकोलॉजी में होता है इमोशंस, ठीक है। तो ब्लंटेड अफेक्ट होता है जहां पे एक इंडिविजुअल के जितने इमोशंस एक सिचुएशन में होने चाहिए उससे कम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम में मेरा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गया, तो एज अ स्टूडेंट आई मस्ट बी वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, मूविंग अराउंड। बट इन केस ऑफ ब्लंटेड अफेक्ट क्या होगा? जितनी एक्साइटमेंट मुझे शो करनी चाहिए थी, मैं उतनी एक्साइटमेंट नहीं शो करूंगी। आई विल बी लाइक, ठीक है, आ गया तो आ गया, व्हाट्स द बिग डील। सो दैट इज अ ब्लंटेड अफेक्ट, कि जिस सिचुएशन में आपको जितनी एक्साइटमेंट, जितने इमोशंस, नॉट जस्ट एक्साइटमेंट बट अ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस, ठीक है, जितने इमोशंस शो करने चाहिए थे उतने आप नहीं कर रहे हो, दैट इज ब्लंटेड अफेक्ट। एंड फ्लैट अफेक्ट क्या होता है? फ्लैट, ठीक है, फ्लैट मतलब कोई इमोशन ही नहीं शो हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लिसिटली आप कोई इमोशन शो नहीं कर रहे हो, इंटरनली यू मे और मे नॉट बी शोइंग। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर ब्लंटेड एंड फ्लैट अफेक्ट। तो ये एक नेगेटिव सिम्टम क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो इमोशंस है, जो अफेक्ट है, उसमें डिक्रीज आ रहा है ना, इसीलिए पैथोलॉजिकल डेफिसिट है। दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है नेगेटिव सिम्टम का? लॉस ऑफ वॉल्यूशन। लॉस ऑफ वॉल्यूशन क्या होता है? मतलब एक मोटिवेशन में लैक आना, अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसको मोटिवेट, उसके लिए काम करने के लिए मोटिवेट ना हो पाना, जो काम एक बार कंटिन्यू करा है उसको कंटिन्यू ना कर पाना, लैक ऑफ मोटिवेशन कहीं ना कहीं आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इन प्रॉपर टर्म्स लॉस ऑफ वॉल्यूशन। सोशल विड्रॉल, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करना, ठीक है, अपने आप में ही रहते जाना। एलोगिया, एलोगिया का मतलब होता है रिडक्शन इन स्पीच एंड इट्स कंटेंट, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, हो सकता है कहीं कोई पूछ ले, या वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। इट्स गुड टू यूज दीज टर्म्स रादर देन जस्ट राइटिंग रिडक्शन इन स्पीच, इट्स गुड टू राइट एलोगिया, ठीक है, साथ में उसका बेसिक मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दो। सो दिस इज अबाउट योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। उसके बाद हम आ जाते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स पे। तो जो साइकोमोटर सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि द पेशेंट्स दे मूव लेस स्पॉन्टेनियसली, मतलब जैसे अभी मैं बोलते हुए अपने हैंड्स भी यूज कर रही हूँ, ठीक है, आई मूवमेंट भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। बट इन साइकोमोटर सिम्टम्स व्हाट यूजुअली इज सीन इन द पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया इज दैट दे मूव लेस स्पॉन्टेनियसली, या फिर वो बड़े अजीब से जेस्चर्स, अजीब से पोस्चर्स बना के बैठ जाएंगे, ठीक है। और साइकोमोटर सिम्टम्स के जो एक्सट्रीम फॉर्म्स होते हैं, द एक्सट्रीम फॉर्म्स आर नोन एज कैटाटोनिया। और ये कैटाटोनिया होते हैं 3 टाइप्स के, जैसा कि आप देख सकते हो, कैटाटोनिक स्ट्यूपर, कैटाटोनिक रिजिडिटी एंड कैटाटोनिक पोस्चरिंग। तो ये 3 टाइप्स होते क्या है? कैटाटोनिक स्ट्यूपर में द पेशेंट रिमेन्स मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम।
ओके सो ये वीडियो हैंग नहीं हुआ था, आपका नेट ऑफ नहीं गया था, मैं जानबूझ के चुप हुई थी एक इंस्टेंस देने के लिए कि कैटाटोनिक स्टूपर कैसे होता है। तो राइट नाउ जो पिछला 1 या 2 या मे बी 5 सेकेंड्स थे उसमें आई वॉज साइलेंट, आई वॉज मोशनलेस, ठीक है। ना मेरी आईज की मूवमेंट हो रही थी, ना मेरे हैंड्स की मूवमेंट हो रही थी, ना मेरे हेड की मूवमेंट हो रही थी, किसी भी चीज की मूवमेंट नहीं थी। आई वॉज जस्ट सिटिंग साइलेंट एंड आई वॉज मोशनलेस। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन कैटाटोनिक स्टूपर। बट मैंने सिर्फ 5 सेकंड के लिए किया। पेशेंट हु हैज बीन डायग्नोस्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया एंड शोज द साइकोमोटर सिम्टम्स, वो इस चीज को लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम के लिए करते हैं, किसी एक जगह पे मोशनलेस और साइलेंट खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, व्हाटएवर। ओके, देन इज कैटाटोनिक रिजिडिटी। कैटाटोनिक रिजिडिटी में क्या होता है? मेंटेनिंग रिजिड एंड एन अपराइट पोस्चर फॉर आवर्स। तो हम ऐसे एक सावधान पोजीशन होते हैं ना, कि एक रिजिड होके शोल्डर्स को भी अपराइट करके बड़े रिजिड तरीके से हम बैठे हुए हैं। तो एक रिजिड और एक अपराइट पोस्चर बहुत घंटों तक वो इंसान बना के बैठा रहता है इन केस ऑफ कैटाटोनिक रिजिडिटी। देन इज कैटाटोनिक पोस्चरिंग, एज्यूमिंग ऑकवर्ड पोजेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो पेशेंट है इन केस ऑफ कैटाटोनिक पोस्चरिंग हो सकता है कुछ ऐसा पोज, ठीक है, ऐसा करके वो बैठे हुए हैं बिल्कुल साइलेंट एंड मोशनलेस। नाउ दिस काइंड ऑफ पोज और दीज काइंड ऑफ पोजेस आर ऑल्सो पेशेंट को भी तकलीफ होती है ऐसे करके बैठने में, बट इट इज बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर दैट इज हैपनिंग, ठीक है। तो वो एक ऑकवर्ड पोज, बड़े अजीब से पोजेस बना के बड़े लंबे टाइम तक वो उसी पोज में स्टिल और मोशनलेस रहते हैं। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ योर कैटाटोनिया: कैटाटोनिक स्ट्यूपर, कैटाटोनिक रिजिडिटी एंड कैटाटोनिक पोस्चरिंग। तो आई होप आपको ये सिम्टम्स जो है स्किज़ोफ्रेनिया के वो क्लियर हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके एग्जाम में आएंगे अगर लॉन्ग आंसर टाइप की डिफाइन स्किज़ोफ्रेनिया एंड इट्स सिम्टम, तो आपको ये चीजें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करनी होगी, राइट। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड कोई भी अगर आपको डाउट मन में रह जाता है, कुछ भी इशू है, तो नीचे कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए, राइट। ओके, अब जो सिम्टम्स में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले वील डिस्कस अबाउट डिल्यूजन्स, ठीक है। डिल्यूजन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक हमारा क्या होता है, पॉजिटिव सिम्टम, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो डिल्यूजन्स को याद रखने के लिए आपको 2 टर्म्स याद रखनी होगी, जो कि है फॉल्स बिलीफ। तो डिल्यूजन्स क्या होते हैं आपके? फॉल्स बिलीफ, एक ऐसा बिलीफ जो झूठ है, जो फॉल्स है। तो एक फॉल्स बिलीफ दैट्स फर्मली हेल्ड ऑन इनएडुकेट ग्राउंड, इट हैज नो बेसिस इन रियलिटी। तो आपने मन में कोई बेकार का झूठा विश्वास बना के रखा हुआ है, एक फॉल्स बिलीफ बना के रखा हुआ है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, नथिंग। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिल्यूजन। अब कुछ टाइप्स के डिल्यूजन्स होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन्ड है एंड आपको पता भी होना चाहिए। So as you can see on your screen, delusion of persecution, delusion of reference, delusion of grandeur and delusion of control. तो एक एक करके समझ लेते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ इंक्लूड नहीं की है, जो हैंड रिटन नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी उसमें इंक्लूडेड है, बट राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है कि जिस इंसान को डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो रहा है, द पर्सन फील्स कि उसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है, ठीक है, कि उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है जानबूझ के, दैट दे आर बीइंग डेलिबरेटली विक्टिमाइज्ड, दैट दे आर बीइंग प्लान्ड एंड प्लॉटेड अगेंस्ट। तो उनको ऐसी फीलिंग्स आती है कि कोई ना मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करके मुझे फंसाना चाह रहा है, या कोई मुझे जानबूझ के विक्टिम बनाना चाह रहा है इस पर्टिकुलर चीज का। सो दैट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो ये एक फॉल्स बिलीफ है, ठीक है। फॉल्स बिलीफ मैंने अपने मन में बना रखा है कि कोई मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, इसका कोई बेसिस नहीं है रियलिटी में। सो दैट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। द सेकेंड वन इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अब डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो सर्टन इवेंट, सर्टन ऑब्जेक्ट्स या सर्टन पीपल से कोई स्पेशल मीनिंग अटैच कर लेता है, ठीक है। उनको लगता है कि कोई इवेंट या कोई ऑब्जेक्ट जो हुआ है, कोई इवेंट जो हुआ है, कोई पर्सन ने कुछ जो कहा है वो स्पेशली उनके लिए कहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग अ वेग एग्जाम्पल ताकि आपको समझ आए कि डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या है। कि टीवी में अगर न्यूज आई और न्यूज रिपोर्टर ने कोई पर्टिकुलर इवेंट नरेट किया और न्यूज बताया, सो पर्सन हु मे बी हैविंग डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, उसको लगेगा कि इस न्यूज रिपोर्टर ने स्पेसिफिकली मुझे टारगेट करते हुए ये न्यूज बोली है और ये मैसेज मुझे डिलीवर करना चाहती है इस न्यूज के थ्रू। सो दैट इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जहां पे वो इंडिविजुअल जो है स्पेशल मीनिंग अटैच कर देता है टू सर्टेन इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और पीपल, एंड द पर्सन थिंक्स कि वो सारी चीजें उसी के टूवर्ड्स डायरेक्टेड है, उसी के लिए कही जा रही हैं, राइट।
देन इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर बहुत कॉमनली देखा जाता है डिल्यूजन्स में, स्पेशली इन पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में क्या होता है, द पर्सन फील्स कि उनके पास कोई स्पेशल सुपर पावर्स हैं, वो कोई बहुत स्पेशल पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल लोग समझने लगते हैं कि हम कोई भगवान है। तो there have been many instances where people with schizophrenia they have said कि मैं तो for example I am the fourth avatar of this particular god। ठीक है, तो वो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर होता है जिसमें उन लोगों को लगता है कि उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, वो भगवान की तरीके से एक्ट करते हैं, दे फील दैट दे आर गॉड और दे आर अ स्पेशल पर्सन ऑफ द गॉड। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। आफ्टर दैट वी हैव डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि पेशेंट्स को लगता है कि उनके जो थॉट है, उनके जो एक्शंस हैं, उनका जो बिहेवियर है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कोई और फीड इन कर रहा है उनके माइंड में, उनकी थॉट्स, कोई और उनसे सारे एक्शंस और बिहेवियर्स करवा रहा है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो ये बात है आपके डिल्यूजन्स की। कैसे याद रखना है, दो वर्ड आपको अगर याद रहे तो आपको ये टर्म डिल्यूजन याद रहेगी। डिल्यूजन्स क्या है, फॉल्स बिलीफ, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। चार टाइप्स हमने डिल्यूजन के डिस्कस किए, परसिक्यूशन, रेफरेंस, ग्रैंडियोर एंड डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द अदर टर्म दैट यू शुड नो, दैट इज हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशंस भी एक पॉजिटिव सिम्टम है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐड हो रहा है। अब जैसा मैंने आपको डिल्यूजन्स में बोला था कि दो टर्म्स आपको याद रखनी है जो कि है फॉल्स बिलीफ, वैसे ही हेल्यूसिनेशंस में भी आपको दो टर्म याद रखनी है जो कि है फॉल्स परसेप्शन। तो डिल्यूजन जो है वो एक फॉल्स बिलीफ है जो आपने अपने मन में क्रिएट किया हुआ है। हैल्यूसिनेशन एक फॉल्स परसेप्शन है। परसेप्शन क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को देख के कैसे उसको परसीव कर रहे हैं इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप परसीव कर रहे हो कि आपके हाथ में एक डिजिटल डिवाइस है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट? तो परसेप्शन होता है जो एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ चीज है, एंड बिलीफ होता है जो आप मन ही मन सोचे जा रहे हो। ओके, तो hallucinations false perception होते हैं which occur in the absence of an external stimuli। तो environment में कोई stimuli present भी नहीं है, कोई external stimuli नहीं है, still आप कुछ चीजों को perceive करने लग जाते हो। That is what is happening in hallucinations which are false perceptions। तो hallucinations की भी कुछ types होती हैं, जैसे हमारी delusions की कुछ types थी, so we'll discuss each of them। तो auditory hallucinations है। auditory hallucination में क्या होता है, the patient hears certain voices। ठीक है, अब वो voices फर्स्ट पर्सन में भी हो सकती है, सेकंड पर्सन में भी हो सकती है। जैसे फर्स्ट पर्सन की डायरेक्टली उसी को बोला जा रहा है, ठीक है, सेकंड पर्सन की किसी और से बात हो रही है, थर्ड पर्सन कोई दो लोग आपस में पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो दीज आर सर्टेन फीलिंग्स दैट दे हैव। तो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में दे हियर वॉइसेस व्हेन इन एक्चुअल देयर आर नो वॉइसेस दैट आर गोइंग अराउंड। कोई एक्सटर्नली बात नहीं कर रहा है, स्टिल पेशेंट्स को वॉइसेस सुनती हैं, तो वो होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। फिर आपका आता है टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। तो टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन में क्या होता है कि पेशेंट को कुछ बर्नआउट सेंसेशन, कुछ टिंगलिंग सेंसेशन अपने स्किन में फील होती है। टैक्टाइल इट्स रिलेटेड टू टच, तो टिंगलिंग या बर्नआउट सेंसेशंस फील होना इस टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। आफ्टर दैट यू हैव सोमैटिक हेल्यूसिनेशन। सोमैटिक हेल्यूसिनेशन में पेशेंट को क्या लगता है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ क्रॉल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ स्नेक इज क्रॉलिंग इनसाइड देयर स्टमक, तो उनको कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि उनकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज हो रही है, व्हेन इन एक्चुअल देयर इज नथिंग दैट्स हैपनिंग। सो दैट इज अ फॉल्स परसेप्शन दैट दे हैव। तो सोमैटिक हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशन क्या होता है कि जब वो लोगों को या कोई इवेंट या कुछ भी जो है वो देखने लग जाते हैं, तो एक वेग परसेप्शन होता है लोगों का या ऑब्जेक्ट्स का। व्हेन दे माइट से कि वहां पे कोई इंसान खड़ा है, व्हेन एक्चुअल देयर इज नोबडी ओवर देयर, या वो कहें कि ये देखो यहाँ पे तो ये गिफ्ट रखा है बट देयर इज नथिंग ओवर देयर। सो एक फॉल्स परसेप्शन है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ दिख रहा है वहां पे, विजुअल हेल्यूसिनेशन। ठीक है, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन क्या होता है, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन में होता है कि जो भी खाना वो खा रहे हैं या जो भी ड्रिंक वो ले रहे हैं उसमें उनको बड़ा ही स्ट्रेंज टेस्ट आता है, और
दे कंटिन्यूसली से कि ये कैसा टेस्ट है, इसमें बड़ा अजीब सा टेस्ट है, ये कुछ डिफरेंट लग रहा है. सो वेन इन एक्चुअल इट्स नॉर्मल, सबको सो कॉल्ड नॉर्मल लग रहा है वो, बट उनको वो चीज़ें स्ट्रेंज लगती है. तो गस्टेटरी हैल्यूसिनेशन. और ऑलफैक्टरी हैल्यूसिनेशन में क्या होता है, उनको स्मेल आती है, इंडिकेशन आती है स्मोक की. उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्मोक आ रही है या फिर कोई पॉइजन की स्मेल आ रही है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन ऑलफैक्टरी हैल्यूसिनेशन. तो हैल्यूसिनेशंस बेसिकली क्या है, परसेप्शंस है जो फॉल्स है. ठीक है, उनका कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई से बेसिस रिलेशन नहीं है. और ये ऑडिटरी हो सकते हैं, टैक्टाइल हो सकते हैं, सोमैटिक हो सकते हैं, विजुअल, गस्टेटरी एज वेल एज ऑलफैक्टरी. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स. तो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स से रिलेटेड क्या चीज हमको डिस्कस करनी है, वो ये है कि हमारा जो स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है उसमें जो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं एज सिम्टम्स. ठीक है, सो द पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया दे माइट नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली एंड दे मे स्पीक इन वेरी पेक्यूलियर वेज. तो उनका जो लॉजिकल थिंकिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा डिसरप्टेड होता है और वो बड़े ही डिफरेंट, स्ट्रेंज और पेक्यूलियर वे में जो है अपनी स्पीच रखते हैं. दे में रैपिडली शिफ्ट फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर. अभी किसी एक टॉपिक पे बात हो रही है, सडनली वो जस्ट आउट ऑफ द ब्लू कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करके बात करने लग जाए. राइट, एक इलॉजिकल थिंकिंग है. दे माइट इन्वेंट न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस जिसको हम बोलते हैं नियोलॉजिज्म्स. तो ये चीज आपको याद रखनी है. नियोलॉजिज्म्स क्या होता है, जिसमें जो पेशेंट्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोस्ड, दे माइट इन्वेंट सर्टेन न्यू वर्ड्स ऑल टुगेदर. तो उस वर्ड का कोई बेसिस नहीं है किसी भी कल्चरल डिक्शनरी में, कहीं पे भी कोई किसी लैंग्वेज में बेसिस नहीं है, बट for them that is a word, या फिर वो phrase भी हो सकता है. so inventing certain new words or certain new phrases, neologisms. And another thing is persistent and inappropriate depiction of same thought. वही same thought है जिसको बार बार ही continuously inappropriately वो डिपिक्ट करे ही जा रहे हैं, बार बार उसी के बारे में बात कर रहे हैं. so that is perseveration. ठीक है, तो ये होता है आपके कुछ और सिम्टम्स जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखा जाता है कि उनकी इलॉजिकल थिंकिंग है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे रैपिडली शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है, एंड दे स्पीक इन वेरी पेक्यूलियर एंड स्ट्रेंज वे. नियोलॉजिज्म है जिसमें वो न्यू वर्ड्स इन्वेंट कर देते हैं या न्यू फ्रेजेस इन्वेंट कर देते हैं. राइट, ओके. सो विद दिस वी कंप्लीटेड योर स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, आई होप आपको क्लियर है इसका डेफिनेशन, द सिम्टम्स. ठीक है, सिम्टम्स में कुछ जो टर्म्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया. नाउ वील टॉक अबाउट द बिहेवियरल एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. तो बेसिकली जो आपके न्यूरो डेवलपमेंटल या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं वो चाइल्डहुड के डिसऑर्डर्स कंसिडर किए जाते हैं. व्हाई? बिकॉज मोस्टली दीज आर द डिसऑर्डर्स विच आर डायग्नोस्ड इन चिल्ड्रन. ठीक है, बच्चों में ये डिसऑर्डर्स डायग्नोज होते हैं एंड इनको हमने दो कैटेगरीज में अपनी कन्वीनियंस के लिए डिवाइड कर रखा है, एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स एंड इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दीज टू? एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स बेसिकली अंडर कंट्रोल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं. ठीक है, वो प्रॉब्लम्स जो कंट्रोल में नहीं है, अंडर कंट्रोल है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है उसका जो बिहेवियर है वो अग्रेसिव हो सकता है, डिसरप्टिव हो सकता है. क्यों? क्योंकि उसका जो इशू है, जो प्रॉब्लम है वो अंडर कंट्रोल्ड है एंड द बिहेवियर इज वेरी अग्रेसिव, वेरी एवर्सिव, वेरी डिसरप्टिव. तो वो होते हैं एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स. कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एडीएचडी, ओडीडी, सीडी. जस्ट अभी कुछ सेकंड के बाद हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स में क्या होता है? बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ एक्सटर्नलाइजिंग. यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ओवर कंट्रोल हो गई है. ठीक है, जितना कंट्रोल करना था उससे ज्यादा उस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लिया, बिकॉज ऑफ विच द चाइल्ड में एक्सपीरियंस anxiety, the child may experience discomfort, the child may experience depression. Yes, depression also happens in children. ठीक है, और internalizing disorders के क्या examples हो सकते हैं? SAD, that is separation anxiety disorder. पिछले जो part 2 है उसमें हमने social anxiety disorder किया था, but over here SAD refers to the disorder of the child, that is separation anxiety disorder. अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी. ठीक है, depression in children. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर के. तो नाउ वील जस्ट वन बाय वन डिस्कस ईच ऑफ दीज. सबसे पहले हम बात करेंगे एडीएचडी की. तो एडीएचडी क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट
हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इस टर्म से ही आपको काफी कुछ समझ आ रहा है। अटेंशन डेफिसिट मतलब इनअटेंशन है बच्चे में, अटेंशन नहीं पे कर पा रहा है। हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, जितनी नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल होती है उससे ज्यादा हो रही है। सो अटेंशन डेफिसिट है, हाइपर एक्टिविटी है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली एडीएचडी में। फर्स्ट इज द चिल्ड्रन हु आर इनअटेंटिव, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट। सेकंड इज इम्पल्सिविटी होती है बच्चों में, और थर्ड है कि हाइपर एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा। सो जो बच्चे इनअटेंटिव होते हैं उनको प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है कि अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन उनको दे रही हूँ तो दे विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम फॉलोइंग दैट इंस्ट्रक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी क्लास से भरे बच्चों को बोला कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरलाइन दीज आंसर्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, देन यू हैव टू कॉपी इट इन योर नोटबुक, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड you have to color it with this one color, and then you have to come to my staff room and submit your notebook. So these are a very big series of instructions for them. उन बच्चों को बहुत issues होंगे इस instruction को follow करने में. They have difficulties in concentrating, they are very easily distracted, and they are disorganized, forgetful, and they are quick to lose interest in boring activities. तो वैसे ही उनका concentration span जो है वो बहुत कम है, और ऊपर से अगर एक्टिविटी बोरिंग होगी तो बहुत क्विकली जो है कंसंट्रेशन लूज हो जाएगी, इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा. सो दिस इज द केस ऑफ इनअटेंटिवनेस दैट हैपेंस इन एडीएचडी. नाउ मेनी अ टाइम्स पीपल दे ब्लेम द चाइल्ड. ठीक है, वो बच्चे को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि अरे कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये तो बच्चा ही बड़ा आलसी है, या इसका पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, पढ़ाई में मन ही नहीं है, इसलिए बहाने बनाता है. नो, that's a very sad situation that we have to face in a lot of schools and in a lot of families, that the child goes misdiagnosed. अगर उसको ADHD है तो वो diagnose या कभी diagnose ही नहीं हो पाता, because they are never referred to a mental health professional. और हर बार ये सोचा जाता है कि बच्चे में कमी है, बच्चा लेजी है या ये, but it's not their fault. इट्स बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर, एंड अगर टाइमली डायग्नोसिस हो जाए तो इंटरवेंशंस भी हो सकते हैं, राइट. सो इफ़ यू फील कि ऐसे कुछ सिम्टम्स कहीं आपके आसपास किसी बच्चे में, किसी में आप में दिखते हैं, फील होते हैं, और उसको लेबल कर दिया जाता है एज बीइंग लेजी, देन मेक श्योर कि एक बारी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्टेशन ज़रूर हो, राइट. दैट वुड बी द करेक्ट पाथ to go ahead. That would be beneficial for the child as well as for others around them. ठीक है, फिर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, राइट. ओके, सो ADHD में इनअटेंटिवनेस होती है, इम्पल्सिविटी भी होती है. इम्पल्सिविटी में क्या होता है कि जो बच्चा है वो अपने जो इमीडिएट रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, एंड दे आर नॉट एबल टू थिंक बिफोर दे एक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो एंड आस्क समथिंग फ्रॉम आवर टीचर, हम सोच के जाते हैं ना कि ऐसे बोलेंगे, इनसे ऐसे बात करके कर लेंगे, बट वी थिंक बिफोर वी आर एक्टिंग और डूइंग समथिंग, बट दे हैव डिफिकल्टीज इन दैट. एंड द थर्ड थिंग इज हाइपर एक्टिविटी, की जो बच्चा है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में है. अगर रूम में है तो वो स्टिल नहीं बैठ सकता एक जगह क्लासरूम में, उसको कंटिन्यूसली इधर से उधर मूव करना है, रन अराउंड करना है एमलेसली विदाउट एनी पर्पस, बहुत ज़्यादा बातें करते जाना है. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट सेट ऑफ डिसऑर्डर दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज योर SLD. ठीक है, सबसे पहले SLD पे फोकस करेंगे, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं. इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल है उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी एक्सपीरियंस होती है इन परसीविंग और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन. तो क्लास में अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उस पर्सन को डिफिकल्टीज हो सकती हैं उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने में, उस इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली परसीव करने में, समझने में. ठीक है, तो जो बेसिक स्किल्स होती हैं जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, मैथमेटिकल इक्वेशंस जो बेसिक होती है 2+3 5+8, उनमें बहुत इश्यूज आते हैं उनको. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, कि जो लर्न करने से रिलेटेड चीजें हैं, समझने से रिलेटेड चीजें हैं, दे आर फेसिंग डिफिकल्टी इन दैट. The next one is ODD. ODD क्या होता है, oppositional defiant disorder. ठीक है ना. what is happening over here is कि age inappropriate amount of stubbornness and irritability is being displayed. तो एज इनअप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर एक 4 या 5 इयर्स का बच्चा है, उसको मार्केट में लेके गए, उसको कोई टॉय चाहिए और हमने उसको मना कर दिया, तो वो वहीं पे खड़े होकर रोने लग जाएगा. मे भी सड़क पे बैठ के बहुत ज़्यादा टैंट्रम शो करे कि नहीं मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए, आप मुझे कुछ नहीं दिलाते, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो दैट
इज समहाउ एक्सपेक्टेड कि हाँ कुछ 4 या 5 साल के बच्चे ऐसा बिहेवियर शो कर सकते हैं. बट इफ द चाइल्ड इज ऑफ 15 to 16 ईयर्स और उसको हमने कुछ दिलाने से मना कर दिया और वो सड़क पे बैठ के रोने लग जाता है बच्चा और बहुत ज्यादा टैंट्रम्स शो करता है सबके सामने पब्लिक में सड़क पे बैठ के, सो दैट इज समथिंग जो एज इनअप्रोप्रिएट है, जो सारे 15-16 साल के बच्चे यूजुअली नहीं करते हैं, राइट. तो ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो स्टबर्ननेस है, जो इरिटेबिलिटी है, वो एज इनअप्रोप्रिएट है. ठीक है, जो पर्सन है, जो चाइल्ड है, वो बहुत डिसोबीडियंट और डेफिएंट बिहेवियर शो करता है, बहुत हॉस्टाइल बिहेवियर शो करता है. ठीक है, so these are certain characteristics of ODD, that is oppositional defiant disorder. ठीक है, देन यू हैव सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट इज SAD सैड. ठीक है, जो कि एक इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर है. तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, द नेम इज सजेस्टिंग समथिंग रिलेटेड टू सेपरेशन. तो जब एक चाइल्ड को उसके पेरेंट्स से या प्राइमरी केयर गिवर से सेपरेट होने की कोई सिचुएशन आती है, तो the child experiences a lot of anxiety, a lot of discomfort, a lot of panic. तो उस बच्चे में एक बहुत पैनिक की सिचुएशन आ जाती है कि क्यों मुझे सेपरेट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स या केयर गिवर से, राइट. अगर उनको किसी रूम में थोड़ी देर के लिए अकेला रहना पड़े तो दे हैव डिफिकल्टीज इन दैट. अदर दैन दैट, अगर न्यू सिचुएशंस में उन्हें एंटर करना है, सो दे फील वेरी फियरफुल. उन्हें डर लगता है कोई भी नई सिचुएशन में एंटर करने में, एंड दे आर ऑलवेज क्लिंजिंग टू देयर पेरेंट्स या जो भी उनके केयर गिवर हैं उनके साथ साथ घूमते रहते हैं. सो एंड ऑल्सो कि क्योंकि उन्हें सेपरेशन से अपने पेरेंट या केयर गिवर से इतना पैनिक और एंजाइटी होता है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सेपरेशन वो फर्स्ट कर सकते हैं, टैंट्रम्स थ्रो कर सकते हैं, चीख चिल्ला सकते हैं, स्क्रीम कर सकते हैं, राइट. So these are certain characteristics of your separation anxiety disorder. Now we move forward. ठीक है, conduct disorder and antisocial behavior. तो conduct disorder को हम CD भी बोलते हैं. कंडक्ट क्या होता है कि कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, है ना. तो कंडक्ट डिसऑर्डर मतलब हमारा जो बिहेवियर है उसमें कहीं ना कहीं कोई इश्यू आ रहा है, एंड एंटी सोशल बिहेवियर आ रहा है. ठीक है, एंटी सोशल मतलब जो सोसाइटी के नॉर्म्स रूल्स कुछ फॉलो ना करे, जस्ट एंटी हो सोसाइटी के. तो कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या होता है कि एज इनअप्रोप्रिएट एक्शंस एंड एटीट्यूड्स, जो उनकी एज से अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसे एक्शंस ऐसे एटीट्यूड्स डिस्प्ले करना जो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को वायलेट करें, सोसाइटी के जो कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उनको वायलेट करे, और जो पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स है दूसरे लोगों की, जैसे उनका घर है, किसी और का घर जाके डिसरप्ट कर देना, कुछ कुछ सामान तोड़ देना, ये सारी जो चीजें आती है वो कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल बिहेवियर में आती है. अब जो अग्रेसिव बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एज इनअप्रोप्रिएट है कंडक्ट डिसऑर्डर के केस में, द अग्रेसिव बिहेवियर कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, verbal aggression, physical aggression, hostile aggression and proactive aggression. तो verbal aggression क्या है कि बातचीत करके, ठीक है, verbally किसी को name calling करना, swearing करना, all of these words, bad mouthing, ये सारी चीजें verbal aggression में आती है. physical aggression में क्या है, किसी को सीधा slap कर देना, ठीक है, किसी को push कर देना, ये सारी चीजें आपकी physical aggression में आती है. हॉस्टाइल अग्रेशन क्या होता है, हाँ फिजिकल अग्रेशन हॉस्टाइल अग्रेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, बट द एम इन हॉस्टाइल अग्रेशन इज टू इन्फ्लिक्ट इंजरी टू द अदर पर्सन, कि दूसरे इंसान को चोट पहुंचाना ही मेरा एम है, कहीं ना कहीं उसे इंजर करना मेरा एम है. सो हॉस्टाइल अग्रेशन इज अ लिटिल हायर वर्जन एंड अ मोर डेंजरस वर्जन ऑफ फिजिकल अग्रेशन. देन यू हैव प्रोएक्टिव अग्रेशन. प्रोएक्टिव अग्रेशन में क्या होता है कि किसी इंसान को ग्रुप से एक्सक्लूड कर देना या उसकी बैड मतलब उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोल देना ताकि लोग जो है उससे डिस्टेंस बना ले. सो वो होता है प्रोएक्टिव अग्रेशन. सो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ योर कंडक्ट डिसऑर्डर. आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो सी डिप्रेशन इन चिल्ड्रन. अब जो चाइल्ड है उसमें डिप्रेशन इन्फेंसी से शुरू हो जाता है. एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई. तो अगर एक इन्फेंट है जो डिप्रेसिव सिम्टम्स शो कर रहा है, सो द इन्फेंट में शो देयर सैडनेस बाय बीइंग पैसिव, बाय बीइंग अनरिस्पॉन्सिव, कि कोई भी उनसे बात हो रही है, कुछ खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चा बिल्कुल पैसिव है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अपने ही चुपचाप बैठा हुआ है. सो दैट इज हाउ एन इन्फेंट वुड डिस्प्ले देयर सैडनेस. अगर एक प्री स्कूलर है तो वो प्री स्कूलर अपनी सैडनेस कैसे डिस्प्ले कर सकता है, बाय बीइंग विथड्रॉन, बाय बीइंग इनहिबिटेड, कि दूसरे लोगों से बात ही नहीं करनी है, अपने अपने में काम करते रहना. सो दैट इज हाउ प्री स्कूलर वुड डिस्प्ले. एक स्कूल एज चाइल्ड आर्ग्यूमेंटेशन के प्रोसीजर से भी अपनी सैडनेस डिस्प्ले कर सकता है.
और अगर हम टीनेजर की बात करें, सो टीनेजर इज मोस्ट क्लोजली डिस्प्लेइंग द सैडनेस लाइक अडल्ट्स आर आल्सो डिस्प्लेइंग, की होपलेसनेस शो करना, एक फीलिंग ऑफ गिल्ट शो करना, तो वो चीज़ें आती हैं एक टीनेजर में. सो दीज आर वेरियस वेज इन विच द चिल्ड्रेन में डिस्प्ले द सैडनेस एंड इन टर्न जो डिप्रेशन का डायग्नोसिस में हेल्पफुल हो सकता है. तो ये हमने कुछ अभी डिसऑर्डर्स पढ़े हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ODD, separation anxiety disorder, conduct disorder, depression in children. Now we'll study about PDD, that is your pervasive developmental disorder. तो pervasive developmental disorder में क्या होता है कि impairment होती है social interaction में, कि लोगों से कैसे बातचीत करनी है उसमें कहीं ना कहीं impairment है, कमी है. communication skills में issues हैं, एक जो interest है, activities हैं, behaviors हैं, वो stereotype patterns के हैं. तो pervasive developmental disorder में there are issues that the person faces in their communication skills, in their interaction with people. They face difficulty in making friends. ठीक है, उनके जो behavior patterns होते हैं, interest patterns होते हैं, वो बहुत stereotyped होते हैं कि ऐसा होना चाहिए मतलब ऐसा ही होना चाहिए. ठीक है, you cannot deviate from it. So these are certain characteristics of PDD. अब PDD में ही एक टाइप होता है डिसऑर्डर का जिसको हम बोलते हैं ऑटिज्म. आप लोगों ने शायद सुना भी होगा इसके बारे में. तो ऑटिज्म में क्या होता है, एक सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में मार्क्ड डिफिकल्टी होती है. बच्चा बहुत इजीली सोशली इंटरेक्ट कर ही नहीं पाता. ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट होता है, बहुत कम ही चीजें होती है जिसमें उन्हें इंटरेस्ट होता है. एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है रूटीन के लिए. तो ये हो गया आपका एक स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ बिहेवियर कि अगर मुझे 9 बजे खाना मिलना चाहिए था ब्रेकफास्ट में तो 9 बजे ही मिलना चाहिए. इट शुड नॉट बी 9:01 और 8:59, इट शुड बी एग्जैक्टली 9 AM. तो अगर वो रूटीन फॉलो नहीं होता तो चाइल्ड में शो टैंट्रम्स, फास्ट स्क्रीम, अग्रेशन, ये सारी चीजें शो हो सकती हैं. तो ऑटिज्म में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है रूटीन के लिए. एंड दे हैव डिफिकल्टी रिलेटिंग टू अदर पीपल. दूसरों के इमोशंस के साथ रिलेट करने में डिफिकल्टी होती है. दूसरों के फीलिंग्स के टूवर्ड्स अनरिस्पॉन्सिवनेस शो करते हैं, राइट. और जब उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस या अपने इमोशंस दूसरों के साथ शेयर करने हो तो उसमें भी उन्हें डिफिकल्टी होती है. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर अनएबल टू शेयर देयर ओन इमोशंस, देयर ओन एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PDD जिसकी एक टाइप है ऑटिज्म. ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे आपके न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कवर कर लिए हैं. एंड नाउ वील मूव ऑन टू अंडरस्टैंड ईटिंग डिसऑर्डर्स. तो ईटिंग डिसऑर्डर्स नाम ही सजेस्ट कर रहा है आपके खाने पीने से रिलेटेड होंगे ये डिसऑर्डर. ठीक है, देयर कैन बी 3 टाइप्स जो आपके वैसे और भी होते हैं बट आपके सिलेबस में ये 3 टाइप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं तीनों में क्या होता है. ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को व्यू करता है एज बीइंग ओवरवेट डिस्पाइट बीइंग लीन. तो उनको लगता रहता है कि हम तो बहुत ओवरवेट है, हमारा वेट बढ़ता ही जा रहा है, इवन वेन दे आर सो लीन कि उनके जो बोन्स हैं वो तक विजिबल हैं, इतना लीन है वो, स्टिल उनको लगता है कि हम ओवरवेट हैं. नाउ बिकॉज दे फील दे आर ओवरवेट तो वो उस वेट को कम करने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट दे डू इज कि जो है वो अपने एक्सरसाइज को बहुत कंपल्सिवली करते हैं. मे भी पूरा पूरा दिन एक्सरसाइज में ही निकाल दे कि मुझे पतला होना है, पतला होना है. ठीक है, आई वांट टू लूज दिस वेट. सो एक्सरसाइज कंपल्सिवली. दे इवन स्टार्व देमसेल्व्स टू डेथ. खाना ही नहीं खाएंगे कि नहीं खाना खा लिया तो मोटे हो जाएंगे, हमें खाना नहीं खाना. एंड दे रेफ्यूज टू ईट इन फ्रंट ऑफ अदर्स. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एनोरेक्सिया नर्वोसा के जिसमें इंसान अपने आप को ओवरवेट व्यू करता है इवन व्हेन दे आर लीन. एंड बिकॉज दे आर व्यूइंग देमसेल्व्स एज ओवरवेट तो फिर वो कंपल्सिवली एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्व करते हैं अपने आप को, दूसरों के सामने खाना खाने से मना कर देते हैं ताकि वो अपने ओवरवेट को नॉर्मल वेट में लेके आ सके. आफ्टर दैट वी हैव बुलिमिया नर्वोसा. बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है पहले तो बहुत सारा अपने पसंदीदा खाना खाता जाएगा. ठीक है, दे ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड बट देन क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया तो उनको एक फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आती है कि यार इतना सारा खा लिया, इतना मुझे नहीं खाना चाहिए था. नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव दैट फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट और दैट नेगेटिव इमोशन जो उनको इतना सारा खाना खाने से आ गया, वो क्या करते हैं, उस खाने को पर्ज आउट करते हैं. ठीक है, वो उस खाने को अपने बॉडी से वापस बाहर निकालते हैं. दैट कैन बी डन बाय
वॉमिटिंग, एक सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है कि जानबूझ के अपने आप को वॉमिटिंग के सिचुएशन में लेके आए. दे मे यूज लैक्सेटिव्स एंड डायूरेटिक्स टू डू दैट. ठीक है, तो बुलिमिया नर्वोजा में पहले बहुत ज्यादा खा लिया, बिंज ईट कर लिया, जिसकी वजह से उनको फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट आई. अब उस नेगेटिव इमोशन को, उस डिस्गस्ट को रिमूव करने के लिए उन्होंने जो है पर्ज आउट किया. लैक्सेटिव्स, डायूरेटिक्स या सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग जो है यूज करके उन्होंने उस खाने को वापस अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन बुलिमिया नर्वोजा. आफ्टर दैट वी हैव बिंज ईटिंग. बिंज ईटिंग थोड़ा बहुत अब आप समझ ही गए होंगे क्योंकि बुलिमिया नर्वोजा में हमने अभी डिस्कस किया. तो बिंज ईटिंग में कुछ फ्रीक्वेंट एपिसोड्स होते हैं जिसमें आउट ऑफ कंट्रोल खाना खा रहे हैं. तो यू नो नॉर्मली हमारा चलता जा रहा है रूटीन, हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, बट वन फाइन डे यू ईट आउट ऑफ कंट्रोल. तो फ्रीक्वेंट एपिसोड्स जब होने लगे उस आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग के, जो उस पर्सन को भी डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेगेटिव इमोशन उसके माइंड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर. So these are the three types of eating disorders that you should know about: anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating disorder, right? Now we move forward and we'll discuss a concept that is known as intellectual disability. तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेसिकली कैसे डिफाइन होता है, ये जो आप पहला वाला बुलेट पॉइंट देख रहे हैं, ये है डेफिनेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, जो आपको पता होनी चाहिए. ओके, नाउ डेफिनेशन देखने में बड़ी डिफिकल्ट लग रही है, बट हम इसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे. और ये 3 कंपोनेंट्स, ये 3 कंडीशंस होनी जरूरी है फॉर अस टू से कि सम पर्सन हैज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. फर्स्ट है बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग. दैट मीन्स एक इंडिविजुअल का जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, यानी कि IQ है, वो या तो 70 होना चाहिए या 70 से नीचे होना चाहिए. सो बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, द IQ शुड बी इक्वल टू 70 और बिलो 70. तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? डेफिसिट्स इन और इम्पेयरमेंट इन अडेप्टिव बिहेवियर. तो जो हमारा बिहेवियर होता है जिसमें हम अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि लाइब्रेरी है, वहाँ पे शांत बैठना है तो हम वहाँ पे साइलेंस मेंटेन करेंगे. पार्टी है तो वहाँ पे तो शोर मचाना है, स्क्रीम करना है, मजे से डांस करना है, तो हम वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेंगे. कोई इंसान हमारे सामने बैठ के रो रहा है तो हमें उसके ऊपर हंसना नहीं है, हम वैसे अडेप्ट कर लेंगे. सो that is known as adaptive behavior. But in case of intellectual disability, one condition is कि जो adaptive behavior होता है उसमें डेफिसिट्स आ जाते हैं. तो पहली कंडीशन क्या थी कि एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, IQ 70 या 70 से बिलो होना चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या है कि अडेप्टिव बिहेवियर या तो है ही नहीं या उसमें इम्पेयरमेंट है. ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो हमने पहली 2 कंडीशन देखी, दैट IQ शुड बी 70 और बिलो 70 एंड देयर शुड बी इम्पेयरमेंट इन अडेप्टिव बिहेवियर्स, ये दोनों कंडीशन मैनिफेस्ट हो जानी चाहिए बिफोर द एज ऑफ 18. ये नहीं है कि 18 साल के बाद IQ ड्रॉप होना शुरू हुआ है या अडेप्टिव बिहेवियर में डिफिकल्टीज है, देन वी कैन नॉट टर्म इट एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. ऑल दीज थिंग्स शुड हैव हैपेंड बिफोर द एज ऑफ 18. दे शुड हैव मैनिफेस्टेड देमसेल्व्स बिफोर द एज ऑफ 18. तो ये डेफिनेशन अगर आप ऐसे 3 कंडीशंस में डिवाइड कर लोगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू ऑल्सो लर्न इट. ठीक है, और ये 3 कंडीशंस जरूरी भी हैं किसी भी ये कहने के लिए कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्रेजेंट है, राइट? अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. अब ऐसा तो नहीं होता कि सबको सेम लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, राइट? सम पीपल माइट हैव अ सिवियर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, किसी में प्रोफाउंड हो सकती है, किसी में जस्ट माइल्ड है, बिगिनिंग है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, किसी में मॉडरेट लेवल है. तो जो डिफरेंट लेवल्स हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, वो भी डिफाइन करते हैं कि एक इंसान के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनकी डे टू डे लाइफ कैसे चलेगी, उनके जो डिफरेंट वर्क फंक्शनिंग है, सोशल इंटरेक्शंस हैं, वो कैसे चलेंगे. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसकी एक पूरी टेबल है जो मैंने बहुत क्लियरली वेल डिफाइंड तरीके से आपके नोट्स में भी प्रेजेंट कर रखी है. तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ें. इस चीज़ को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ. द रीज़न इज दैट बिकॉज दिस इज योर सेल्फ स्टडी पार्ट. यह आपका SS है, यानी कि सेल्फ स्टडी पार्ट है, जिसमें आप जो मैंने नोट्स की लिंक दी हुई है हैंड रिटन नोट्स की नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको खोलेंगे इस वीडियो के एंड होने के बाद, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो वाला पार्ट खोलेंगे उस नोट्स का, अच्छे से उस टेबल को पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है. तो दिस सेल्फ स्टडी बिट आई एम गिविंग यू टू इंश्योर कि आप उन नोट्स को खोल के उसे भी खुद से थोड़ा एफर्ट डाल के
याद करें उन चीजों को, राइट? ओके, देन देयर कैन ऑल्सो बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स। तो ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगेन इफ यू विल नो अबाउट इट, इट विल बी गुड फॉर यू। तो 3 तरीकों के हो सकते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, द चाइल्ड हैज डिफिकल्टीज और द पर्सन हैज डिफिकल्टीज इन रीडिंग, ठीक है, रीडिंग डिफिकल्टीज होती हैं डिसलेक्सिया वाले लर्निंग डिसऑर्डर में। डिसग्राफिया, ग्राफिया क्या होता है, राइटिंग, तो डिसग्राफिया में राइटिंग में डिफिकल्टीज है। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया क्या है, कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस जो है, मैथमेटिकल एबिलिटीज जो है बिल्कुल बेसिक बेसिक, उनमें डिफिकल्टीज होना। सो दिस इज अबाउट योर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आप सेल्फ स्टडी करेंगे, आई एम श्योर एंड आई रियली रियली होप एंड रिक्वेस्ट यू टू डू दैट, ठीक है। आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ डिसऑर्डर्स, जो कि है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। तो ये इस चैप्टर के लास्ट सेट ऑफ डिसऑर्डर्स है जो हमें पढ़ने हैं। आई नो वीडियो लंबी हो गई है, अटेंशन स्पैन डिक्रीज हो रहा होगा, इंस्टाग्राम खोलने का मन हो रहा होगा, बट प्लीज नेक्स्ट 3 या 4 मिनट के लिए और रुक जाइए, समझ लीजिए इस चीज को, एंड देन यू आर फ्री टू ओपन योर नोट्स एंड आफ्टर दैट मूव ऑन टू एनी अदर सोशल मीडिया ऐप, ठीक है। चलिए, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में क्या होता है, डिसऑर्डर्स रिलेटिंग टू मैल अडेप्टिव बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम रेगुलर एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस यूज है, ये जो सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। इट मे बी अल्कोहल, इट मे बी कोकेन, इट मे बी एनी काइंड ऑफ ड्रग, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। अब बिकॉज इस सब्सटेंस का एक इंडिविजुअल कंसिस्टेंटली यूज करे जा रहा है, रेगुलरली यूज करे जा रहा है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर मैल अडेप्टिव हो रहा है, उसके सराउंडिंग्स में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसे खुद को भी प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट इज व्हाट वी टर्म है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। अब इसमें 2 टाइप्स हो सकती है, सब्सटेंस डिपेंडेंस कंडीशन हो सकती है एंड सब्सटेंस अब्यूज की एक कंडीशन हो सकती है। तो दोनों को हम क्विकली समझ लेते हैं क्या होता है। तो सब्सटेंस डिपेंडेंस में क्या होता है कि एक इंटेंस क्रेविंग होती है फॉर द सब्सटेंस टू विच द पर्सन इज एडिक्टेड। तो फॉर एग्जांपल, पर्सन एक इंसान है जो अल्कोहल से एडिक्टेड है, ठीक है, तो उसका जो सब्सटेंस है एडिक्शन का वो क्या हो गया, अल्कोहल। अब सब्सटेंस डिपेंडेंस में क्या है कि अगर वो डिपेंड हो चुका है उस सब्सटेंस, उस अल्कोहल पे, तो उसको कंटिन्यूअसली क्रेविंग होती रहेगी कि यू नो अल्कोहल पीने का मन कर रहा है, थोड़ी देर बीत गई अब और पीने का मन कर रहा है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, एन इंटेंस क्रेविंग फॉर दैट सब्सटेंस टू विच द पर्सन इज एडिक्टेड। सेकेंड चीज क्या होती है, द पर्सन शोज टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, देखो टॉलरेंस का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने फर्स्ट टाइम 10 ml अल्कोहल पिया तो मुझे एक पर्टिकुलर इमोशन फील हुआ, एक पर्टिकुलर इफेक्ट फील हुआ अपनी बॉडी में, राइट। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम उस सब्सटेंस को, उस अल्कोहल को कंज्यूम करूंगी तो मुझे उस 10 ml से थोड़ा ज्यादा अमाउंट लेना पड़ेगा, वही सेम इमोशन फील करने के लिए, वही सेम इफेक्ट फील करने के लिए जो मुझे पहले 10 ml में ही हो गया था। सो दिस इज हाउ द क्वांटिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टू फील द सेम इफेक्ट, ठीक है। अगले में भी 5-6 दिन बाद अगर मैं फिर से अल्कोहल कंज्यूम करती हूँ तो मे बी मुझे थोड़ा और सब्सटेंस वो लेना पड़ेगा, थोड़ा और क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेना पड़ेगा, ताकि जो मेरा पहला वाला इमोशन था जो मुझे 10 ml अल्कोहल में हो गया था वो अब मुझे मे बी 50 ml अल्कोहल में फील होता है। सो क्योंकि ये जो टॉलरेंस है दैट इज कि वी आर यूजिंग मोर ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट द सेम इफेक्ट, इसकी वजह से भी इंसान एक एडिक्शन लूप में फॉल कर सकता है, ठीक है, कि बार बार ही आप उसका ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो वही सेम इफेक्ट लेने के लिए, तो यू आर गेटिंग इवन मोर एडिक्टेड। तो ये एक पूरी हजार्डस और एक लूप बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है उस इंसान के लिए, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू कम आउट ऑफ इट, ठीक है। तो पहली चीज क्या हो रही है सब्सटेंस डिपेंडेंस में, इंटेंस क्रेविंग हो रही है सब्सटेंस के लिए जिससे भी वो इंसान एडिक्टेड है, इट में भी अल्कोहल, कोकेन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर्सन शोज टॉलरेंस, वही सब्सटेंस का ज्यादा यूज करना पड़ता है सेम इफेक्ट लाने के लिए। एंड विड्रॉल सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब आप वो पर्टिकुलर सब्सटेंस लेना कुछ समय के लिए छोड़ दो या आपसे छुड़वा दिया जाए वो सब्सटेंस, देन यू मे एक्सपीरियंस कुछ फिजिकल सिम्टम्स आपको होने लग जाते हैं, नो फिंगर्स जिटरी हो जाए या आपको सांस नहीं आ रही सही से, सफोकेशन हो रही है, बिकॉज योर बॉडी इज क्रेविंग फॉर दैट मटेरियल दैट यू हैव गॉटन इट एडिक्टेड टू, ठीक है। तो कंपल्सिव ड्रग टेकिंग भी हो जाती है कि अब विड्रॉल सिम्टम कुछ समय तक आप दूर रहे और फिर बिकॉज फिजिकल सिम्टम्स इतने अनकंट्रोलेबल हैं कि अब आपने पहले से भी ज्यादा ले लिया। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन सब्सटेंस डिपेंडेंस, ठीक है। इंटेंस क्रेविंग है,
टॉलरेंस है, विड्रॉल सिम्टम्स के बाद कंपल्सिव इनटेक है उस सब्सटेंस का। देन व्हेन वी टॉक अबाउट सब्सटेंस अब्यूज में क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस है जिसमें आप इन्वॉल्व हो उसको कंज्यूम करने में, उस सब्सटेंस को कंटिन्यूअसली आप यूज करे जा रहे हो, रिकरेंटली यूज करे जा रहे हो, डिस्पाइट ऑफ सीइंग द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस दैट इट हैज। तो एक इंसान जो रेगुलरली सब्सटेंस लेता है, रेगुलरली अब्यूज करता है किसी भी सब्सटेंस को, बीट ड्रग्स, बीट अल्कोहल, एनी अदर थिंग, वो चीजें उसकी फैमिली को भी डिसरप्ट कर देते हैं, उसके पर्सनल लाइफ को भी डिसरप्ट कर देते हैं, उसके सोशल लाइफ को भी, सोशल रिलेशनशिप्स को भी डिसरप्ट करते हैं। दैट इंडिविजुअल ऑल्सो परफॉर्म्स वेरी पुअरली एट देयर वर्क सेटिंग्स, और फिजिकल हैजार्ड्स भी क्रिएट हो जाते हैं, राइट? कि ड्रग्स लेके इतने ज्यादा दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्शियसनेस कि मे बी गाड़ी ड्राइव करते हुए किसी इंसान से एक्सीडेंट हो गया, सो दैट इज अ फिजिकल हैजार्ड। सो वो होता है सब्सटेंस अब्यूज। तो सब्सटेंस डिपेंडेंस में वो इंसान उस सब्सटेंस पे इस हद तक डिपेंडेंट है कि टॉलरेंस, विड्रॉल सिम्टम्स, कंपल्सिव ड्रग टेकिंग, इंटेंस क्रेविंग, ये सारी चीजें हो रही हैं। सब्सटेंस अब्यूज में वो इंसान उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कंटिन्यूअसली यूज करे जा रहा है, डिस्पाइट सीइंग द नेगेटिव इफेक्ट्स, डिस्पाइट द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है? दे आर अब्यूजिंग द सब्सटेंस कॉन्टिन्यूअसली। सो दीज आर द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ योर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। और यहाँ पे हमारी 3 सब्सटेंसेस हैं जिसके बारे में बात हुई है, अल्कोहल, हेरोइन एंड कोकेन, ठीक है? तो अल्कोहल, हेरोइन, कोकेन का अब्यूज कैसे हो सकता है और उन पे डिपेंडेंस कैसे हो सकती है, एंड रिजल्टिंग उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर हम अब्यूज या डिपेंडेंस कर रहे हैं अल्कोहल पे, हेरोइन पे, कोकेन पे, तो उनके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं हमारे लिए, हमारे सोशल एनवायरनमेंट के लिए। वो सारी चीजें मैंने आपके नोट्स में प्रोवाइड कर रखी है, एंड दिस इज योर सेल्फ स्टडी पार्ट 2। तो 2 सेल्फ स्टडी के मैंने चीजें दी हैं। होमवर्क तो मैं दे नहीं सकती क्योंकि टीचर तो नहीं हूँ आप लोगों की, बट सेल्फ स्टडी मैं आप लोगों को जरूर बोल सकती हूँ करने के लिए एज योर सीनियर कि प्लीज आप सेल्फ स्टडी कीजिए इस वाले टॉपिक की। और जो पहला वाला टॉपिक मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, क्यों मैंने बोला है क्योंकि कुछ अमाउंट आप डालेंगे ये चीज पढ़ने में, नोट्स खोलने में, तो मैं भी सारे नोट्स एक बारी गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है? और उसकी वजह से आपका जो रिटेंशन है वो थोड़ा और स्ट्रांग होगा। देखिए अभी आपने वीडियो देख ली, कुछ चीजें आपको समझ आई होगी, कुछ चीजें दिमाग से बाहर चली गई होंगी, कुछ चीजें ऊपर से चली गई होंगी, ठीक है? कुछ होंगी जो 5% में भी समझ आई होगी। तो अब आप नोट्स खोलेंगे, उन्हीं चीजों को वापस से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो बैठ जाएगी दिमाग में थोड़ी, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू दीज 2 सेल्फ स्टडी मॉड्यूल्स एंड होमवर्क। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हुआ। बड़े दिनों से हो रहा था कि वीडियो डालो वीडियो डालो, आई एम रियली सॉरी फॉर डिलेइंग इट, ठीक है? रीजन मैंने अपने कम्युनिटी टैब पोस्ट में ऑलरेडी डाल ही दिया है कि क्यों डिले हो रहा था, बट नाउ मेक आई विल बी कंसिस्टेंट, आई अश्योर यू दैट। और ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी जो नोट्स की लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। इसके जो पहले वाले पार्ट्स हैं वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं एक बारी। एंड यस, बाकी चीज़ें तो नीडलेस है कहने के लिए, बट स्टिल आई विल से कि इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़, इफ़ यू आर लाइकिंग द टीचिंग स्टाइल, तो लाइक के बटन पे थम्स अप कर देना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर देना, ताकि आपको और वीडियोस की नोटिफिकेशंस अच्छे से आती रहे। एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो, जिनको ये वीडियोस यूजफुल लग सकें। सो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, एंड आई होप कि आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर नंबर 5, उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही रिलीज कर दूंगी। सो टिल देन हैव अ गुड डे, स्टडी योर नोट्स एंड स्टडी वेल। बाय बाय।